दोस्तों सोचिए कि आपके घर पे आप कुछ 15 लोग रहते हो जॉइंट फैमिली में और आपके ऊपर एक अथॉरिटी जो है वो पूरी तरीके से शासन कर रही है। जैसा वो बोलेंगे वैसा ही आपको रहना पड़ेगा। इसकी वजह से आप आपके ड्रीम्स फॉलो नहीं कर पाते हैं और आप देखते हैं कि आपके दोस्त लोग, आपके नेबर्स ये अपने ड्रीम्स फॉलो करके इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं, लेकिन आप और आपकी पूरी फैमिली जो है वो प्रॉस्पर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे? आप जो जॉइंट फैमिली है वहां से निकलना पसंद करोगे ताकि आप खुद के दम पर कुछ कर सको और इकोनॉमिकली कल्चरली आप प्रॉस्पर हो सको। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है यूएसएसआर के द्वारा। यूएसएसआर में हमें लगभग 15 कंट्रीज जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी और उन प्रॉब्लम्स की वजह से इतना बड़ा यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लगभग 1991 के बाद से डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 के आसपास कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों इतना बड़ा यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है? इन सभी चीज़ों की चर्चा हम करने वाले हैं आज के इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज में, जहां पर हम देखेंगे फॉल ऑफ यूएसएसआर या फिर यूएसएसआर क्यों टूटकर गिरता है। और ये जो सीरीज है ये है सीधी बात नो बकवास, जहां पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइजेस पर। यहाँ पर आपको GS 1 2 3 4 मतलब पूरा कोर्स जो है वो तो कवर होता ही है, उसी के साथ साथ आपको कंसाइज नोट्स भी मिलते हैं जो PDF है, काफ़ी फ्रेंडली है, फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं। पर्सनल कोच मिलता है, डाउट क्लियरेंस मिलता है, क्रिएटिव लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलता है एकदम लोवेस्ट प्राइजेस पर, जहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा जो कोर्स है, GS 1 में इतने सारे लेक्चर्स, GS 2 में इतने सारे लेक्चर्स, सब कुछ अवेलेबल है MM अकेडमी ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसे सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। सोवियत यूनियन मतलब समझ लीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली हो रहा है एक यूनियन का, एक ऐसा यूनियन जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो काम करती थी। रशिया सबसे बड़ा जो देश है वो देखने को मिलता था और उसमें USSR की जो बाकी कंट्रीज है वो जुड़ने की वजह से अब ये सबसे बड़ा हो चुका था और ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो रशिया अपने हाथ में ही रखता था। लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड जो रशियन मोनार्क थे पीटर, उनके द्वारा उनके राज्य में हमें देखने को मिलता है और ये फाइनली कोलैप्स होता है 1991 में। ये क्यों कोलैप्स होता है? ये कोलैप्स होने के साथ साथ हमें एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर USA अकेला अब यहाँ पर राजा जो है वो बन चुका था। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कोल्ड वॉर के बारे में देखा, वहां पर देखा था USSR और USA के बीच में कोल्ड वॉर जो है वो चलती रहती है और ये कोल्ड वॉर हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है कि मतलब एक रेस लगी हुई थी, कौन आगे जाता है। वो आप स्पेस में कौन भेजेगा, वो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो कौन ज़्यादा बनाएगा, ये सारी रेस में ये दोनों लगे हुए थे। और इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर USSR में जो बाकी देश थे वो अब नाखुश होने लगते हैं। अगर हम सुपर पावर देखते हैं तो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, ल्यूथेनिया, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज़्बेकिस्तान, ये सब हमें यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में बंटते हुए देखने को मिलते हैं। तो मैप अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का मैप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरा एक रशियन एम्पायर, यहाँ पर हमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब देखने को मिलते हैं। इतने सारे देश यहाँ पर एक साथ थे और
यहाँ पर रशिया का आप पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो इन पर रहता था। यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई अलग अलग राज्यों से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो यहाँ पर एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देखने को मिले ना। सिंगल पार्टी, सिंगल शासन, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। और क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए, एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं, फैमिली मेंबर की तरह रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली बनने का यहाँ पर क्या क्या चांस था, क्यों यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली बने, तो यहाँ पर कॉजेस क्या थे। सबसे पहले तो आता है इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है कि जो कोल्ड वॉर था उसमें यूएसए और यूएसएसआर ये बेसिकली आइडियोलॉजिकली ज़्यादा फाइट कर रहे थे। आइडियोलॉजिकली मतलब क्या, जो फिलोसॉफीज थी, एक की फिलोसॉफी थी कैपिटलिज्म पर बेस्ड, एक की फिलोसॉफी थी सोशलिज्म या फिर जो कम्युनिज्म है उस पर बेस्ड। इसके वजह से क्या हुआ, ये जो मॉडल था ये अच्छा फंक्शन कर रहा था क्योंकि इनका था भाई सबको इक्वल रखना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी रहेगी, यहाँ पर सब कुछ सबका सब अमीर बनेंगे, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रहेगा, गैप नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक था। ये फंक्शन काफ़ी अच्छा करा था 1960s तक। लेकिन फिर उसके बाद स्टैग्नेशन जो है वो देखने को मिला क्योंकि जो खामियां हमने देखी थी कम्युनिज्म में वही यहाँ पर उभर कर आने लगी कि वहीं यहाँ पर किसी प्राइवेट ओनर को कुछ संपत्ति नहीं मिल रही है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आगे जाएंगे कैसे। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा था। जितने भी यूएसए बाकी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ, वो यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे थे। वही अगर हम यूएसएसआर देखते हैं तो वो लैग कर रहा था। यूएसएसआर फाइट कर रहा था यूएसए के कंपैरिजन में स्पेस में जाने के लिए, महिलाओं को कौन स्पेस में भेजेगा, कुत्ते को कौन स्पेस में भेजेगा, कौन न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, ये सारी होड़ में। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ पर जनता आ रही है, जहाँ पर जनता को आगे बढ़ना है, वो कर ही नहीं पा रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर उससे कैचअप होने में यहाँ पर यूएसएसआर फेल होता जा रहा था। यहाँ पर रशियन इकोनॉमी जो है कोल्ड वॉर की वजह से हेवी बर्डन में आ गई थी। रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पर बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज पर बेस्ड था, जिससे कि यहाँ पर जो मेन कंज्यूमर गुड्स है उसकी स्कैरसिटी होने लगी। उसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ पर नाखुश होने लगे। उसी के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं। ऑटोक्रेटिक नेचर का रूल था, मतलब यहाँ पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद लेनिन जो है उसने डिक्टेटरशिप वहाँ पर स्टैब्लिश कर दी थी। उसके बाद आता है स्टालिन का एरिया, जहाँ पर उसने कंप्लीट डिक्टेटर जो है पर्टिकुलर लीडर में यहाँ पर वो पूरी तरीके से चेंज कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बाकी जो देश थे वो बोल रहे थे भाई हमारा अस्तित्व ही है या नहीं, हम यहाँ पर क्यों जुड़े हुए हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं बिना किसी ब्लड रिलेशन के, जॉइंट फैमिली बनकर रह रहे हैं बिना किसी रिलेशन के, बस आ गए हैं, चलो यार ये घर बहुत अच्छा है तो चलिए रह लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने लग रही थी। और इसके वजह से जो बाकी देश है उसमें जागरूकता आ रही थी कि भाई देखो यार बाकी के जो देश है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो इतना ज़्यादा अमीर हो रहा है और हम यहाँ पर कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर पीछे रह रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करने के लिए पहले तो ये झमेले में से निकलना पड़ेगा जो हम यहाँ पर फंस चुके हैं इस घर में जॉइंट फैमिली के नाम पर। देन यहाँ पर गोर्बचेव आते हैं, वो यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करते हैं यूएसएसआर के डिसमिस के लिए। वो दो तरीके की बेसिकली पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्लासनोस्ट, जिसे ओपननेस ऑफ आइडियाज़ कहते हैं, कि भाई आइडियाज़ यहाँ पर ओपन कर देते हैं, जो यहाँ पर एकदम रिजर्व्ड कंजर्व्ड तरीके की आइडियाज़ थी उसको यहाँ पर वो ओपन कर देते हैं। मतलब बेसिकली वो लिबरेशन जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं, लिबरल जो आइडियाज़ है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। और दूसरा था यहाँ पर पेरिस्ट्रोइका, यहाँ पर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर की जाती है। अब आप बोलोगे यहाँ पर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, मतलब ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके अब पायदान पर चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्यों ये टूट कर बिखरा। क्योंकि क्या होता है, इतने सालों से एक पर्टिकुलर ढांचे पर कंट्री जो है वो चल रही थी, पूरा यूनियन चल रहा था। अब जब ये चेंज होता है तो भले ही इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है वो शॉकिंग होता है। और यही शॉक यहाँ पर और बुरी अवस्था बना देता है शॉर्ट टर्म के लिए सारे ही देशों में जो सोवियत यूनियन में इन्वॉल्व थे। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से यहाँ पर जो बाकी के देश है वो अब यहाँ पर विद्रोह वहाँ पर शुरू हो जाता है और इसकी वजह से वो टूट कर बिखर जाते हैं। कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पर थे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या ही हो पाएगा।
है ना? तो इसलिए वेस्टर्न जर्मनी, ईस्टर्न जर्मनी यहाँ पर क्लियर कट डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ह्यूज डिसकंटेनमेंट जो है वो यहाँ पर लोगों में था कि वेस्टर्न वर्ल्ड इतना अच्छा हो रहा है, ईस्टर्न वर्ल्ड नहीं हो पा रहा है। गोर्बाचेव के रिफॉर्म यहाँ पर आए, बिग फोर्सेस बिग रिफॉर्म यहाँ पर लेकर आना चाहे। नेशनलिज्म यहाँ पर डेवलप हो रहा था, जो बाकी रिपब्लिक से उनमें भी यहाँ पर नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था कि भाई हमारी भी कंट्री है, हम यहाँ पर क्यों आपके इस पर रहे, हमारे क्यों पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, हमारे क्यों पॉलिटिकल लीडर्स ना हो, आप पर ही हम क्यों बेस्ड रहे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही थी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रही थी बाकी भी देशों में। गोर्बाचेव ने यहाँ पर काफ़ी मतलब चेंजेस लाने की कोशिश की, जो उनका ढांचा था उसमें। 1988 में गोर्बाचेव ने डिसरिगार्ड किया बेनजेव डॉक्ट्रिन को, एंड रशियन सोल्जर जो है अफगानिस्तान में बेसिकली वो थे, अफगानिस्तान में काफ़ी सालों से वो लड़ रहे थे, और इतने सालों से लड़ने के बाद यहाँ पर जो यूएसए है उसने अफगानिस्तान जो है वहाँ पर, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यहाँ पर रशिया मतलब सोवियत समझ लीजिए वो जा रहा है अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, और यूएसए जो है वो अलग अलग छोटे छोटे जो रिवोल्यूशनरी है उनको यहाँ पर खड़ा करता है उनसे लड़ने के लिए। तो उसमें यूएसएसआर जो है वो जीतता भी नहीं है। तो यहाँ पर भी बड़ी एक तो आर्थिक नुकसान भी होता है कि इतना लड़ लिए लेकिन फिर भी जीते नहीं, और बाकी बड़े स्तर पर भी ये होता है कि यार इतना बड़ा यूनियन है फिर भी वो जीत नहीं पाया अफगानिस्तान में। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होते हैं, वन रीजन यहाँ पर इनकरेज करता है दूसरे रीजन को कि चलो भाई अपन भी यहाँ पर लड़ते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो कारणीभूत बनती है यहाँ पर जो यूएसएसआर है उसके डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो अब यहाँ पर जब यूएसएसआर गिर जाता है, टूट जाता है, तो क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन जब होता है सोवियत यूनियन का, तो कोल्ड वॉर जो है उसका यहाँ पर खात्मा हो जाता है, एंड हो जाता है। एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड चल रहा था अब वो यूनिपोलर हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर सिंगल कंट्री जो है वो सबसे बड़ी सुपर पावर है ये बनकर उभरती है, वो है यूएसए। यूएसए एक सुपर पावर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है बनकर उभरती है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ पावरफुल एडवाइजर्स बन जाते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट जो है कंट्रीज को चाहिए होता है उसके लिए। देन लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर उभरना शुरू हो जाती है। बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट जो है उनको भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना था, क्योंकि भाई अब सबको यहाँ पर क्या होना था, सबको यहाँ पर आर्थिक रूप से समृद्ध होना था। तो ये यहाँ पर आता है, तो वो भी यहाँ पर नाटो के पार्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इस तरीके की यहाँ पर चलती रहती है। क्लोज टाइज अगर हम देखते हैं तो हम रशिया के काफ़ी क्लोज जो है वो पाए गए, और इंडिया को भी इससे काफ़ी धक्का जो है वो बैठा था, क्योंकि जो 1971 का वॉर हुआ था उसमें रशिया ने काफ़ी साथ दिया था इंडिया का। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले इंडिया और यूएसए के इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, बाद में रिश्ते जो है वो बेहतर होना शुरू हुए, लेकिन स्टार्टिंग में यूएसए और इंडिया के अच्छे रिश्ते नहीं थे, और इंडिया और रशिया के अच्छे रिश्ते थे। तो इस तरीके का जब फॉल हुआ तो यहाँ पर इंडिया को भी एक धक्का जो है वो यहाँ पर लगा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शॉर्ट में कैसे यूएसएसआर फॉल हुआ वो समझ में आ गया होगा, और जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मयूर मोगरे सर्च करना है, उसे फॉलो करना है, और वीडियो अगर पसंद आता तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।